साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। साथियों, कल चुनावी नतीजे आने के बाद इस बात की चर्चा हुई कि किस सीट की जीत और हार के क्या माने हैं। मैनपुरी की जीत के क्या मैसेज हैं, रामपुर के आजम खां की हार के क्या मैसेज हैं, और खतौली की जीत और भारतीय जनता राष्ट्रीय लोकदल की जीत, जयंत चौधरी की जीत, मदन भैया की जीत और भारतीय जनता पार्टी के हार के क्या माने हैं। सभी चैनल, सभी अखबार, सभी एडिटोरियल वाले, वो चाहे गोदी मीडिया हो या यूट्यूबर्स हों या तमाम दूसरे बड़े एनालिसिस्ट हों, विश्लेषण करने वाले लोग हों, सारे लोगों ने एक बात मानी है कि जयंत चौधरी ने अपने आप को प्रूव किया है, साबित किया है और भारतीय जनता पार्टी से वो सीट छीनी है जो 17 और 22 में दोनों बार उनके पास रही है। और वो सीट सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद उनके पास गई थी। तो यानी नफरतों की एक जो खेती उस पर हुई थी, उस पर मोहब्बत के पानी का छिड़काव करके जयंत चौधरी ने उस सीट को छीन लिया। समीकरण बनाया, समीकरण जाट, गुजर, मुसलमान और जाटों का समीकरण। ये बहुत मजबूत समीकरण है। देखिए, गुजर पहले बहुजन समाज पार्टी को वोट किया करता था। उसका कारण ये था कि बादलपुर जो मायावती का गांव है, वहाँ गुजर की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुजर मायावती को अपनी बेटी मानते हुए उनके समर्थन में बड़ी तादाद में गुजर मायावती के साथ बहुत था, बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत था। उसके बाद समय बदला, वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया और भारतीय जनता पार्टी में जब गया तो उसने अपने सभी बड़े नेता हरवा दिए। मदन भैया को हराया, अवतार सिंह भडाना को हराया, करतार सिंह भडाना को हराया, अपने सभी बड़े नेता उसने हरा दिए। तो इससे ये मैसेज गया कि गुजर भाजपा का मतदाता बड़ा तगड़ा वाला हो चुका है। ये सब हुआ मुजफ्फरनगर दंगे के बाद। तो खतौली की जिस वक्त काउंटिंग चल रही थी, उस वक्त बहुत दिलचस्प सुन लीजिए आप कि जिस वक्त काउंटिंग चल रही थी तो जयंत चौधरी राज्यसभा में थे। उस वक्त राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे और राज्यसभा की कार्रवाई में वो भाषण कर रहे थे लखीमपुर खीरी के किसानों के मामले को लेकर। वो वीडियो अभी मैं इसी में आपके इस वीडियो में पोस्ट करूंगा, जरूर देखिएगा जयंत चौधरी का वो वीडियो। और उनकी कॉन्फिडेंस देखिए, उस आदमी का अंदाज देखिए। जयंत चौधरी भी युवा हैं और जयंत चौधरी को अपने पिता की मुजफ्फरनगर से हार की चौधरी अजीत सिंह की टीस है और उस टीस को वो धीरे धीरे करके खत्म करते जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब मुजफ्फरनगर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की से सभी सीटें छीन ली हैं। एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास बची है। चौधरी चरण सिंह के ज़माने में सारी सीटें मुजफ्फरनगर की राष्ट्रीय लोकदल, दमकेपा और चौधरी चरण सिंह जो भी नाम रख ले पार्टी का, उसको मिलती थी। तो जयंत चौधरी बहुत कामयाबी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने पांव पसार रहे हैं। और एक चीज़ और देखी गई है कि जयंत चौधरी ने कहीं से भी किसी भी तरह से अपने एटीट्यूड, अपने रवैये में कोई परिवर्तन नहीं किया। अभी देखिए कितनी समझदारी भरा कदम था कि उन्होंने कहा कि मैं जीत का जश्न नहीं मनाऊंगा क्योंकि आजम साहब दुखी हैं, आजम खान साहब दुखी हैं। अब ये अपील काम करती है, ये शब्द काम करते हैं मुस्लिम मतदाताओं पे। क्योंकि जयंत चौधरी को जो गठबंधन समाजवादी पार्टी से करना पड़ा था, वो जिन वोटों के लिए था वो मुस्लिम वोट थे। अगर मुसलमान वोट उनके साथ होता तो कभी वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन न करते। सपा से गठबंधन सिर्फ इसलिए किया कि मुस्लिम वोटर सपा का है और समाजवादी पार्टी के जरिए वो हमारे पास आ जाएगा। और उन वोटों के आने के बाद उन्होंने उस जरिए की पाइपलाइन काटने का प्रयास किया है और धीरे धीरे आजम खां के मुद्दे पे, आजम खां की जेल के मुद्दे पे, अब्दुल्ला आजम से मिलने जाने के मुद्दे पे, तमाम मुद्दों पे और इस क्षेत्र में कैराना से लेके और इस पूरे हिस्से में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम खाई को पाटने का बहुत मेहनत करके उसको पाटने का काम जयंत चौधरी ने किया है। और इस चुनाव में अखिलेश यादव को न बुलाना, अखिलेश समाजवादी पार्टी के झंडे तक का इस्तेमाल न करना खतौली में, ये भी उनकी रणनीति थी। क्योंकि अखिलेश यादव अगर आते या समाजवादी पार्टी के झंडे लगते तो ये होता कि मुजफ्फरनगर दंगे की याद आ जाती, क्योंकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। लोगों का कहना है इसलिए उन्होंने उसको नहीं किया। तो जब आज अगर दंगे की याद अखिलेश यादव के आने पर आएगी तो कल क्या गठबंधन होने पर अखिलेश यादव के आने पर दंगों की याद नहीं आएगी, लोग भूल चुके होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जयंत चौधरी धीरे धीरे अपने आप को खुद इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और वो अब जूनियर पार्टनर के रूप में बहुत दिनों तक दिखाई देने वाले नहीं हैं। ऐसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो रुझान निकल के आ रहे हैं उससे यह बात समझ में आती है। जिस तरह से
चंद्रशेखर रावण का उनके ट्वीट पे कलाकंद की बात करना, उन्होंने कहा भाई मैं आके खाऊंगा, उन्होंने कहा आके खिलाऊंगा। फिर मदन भैया का जाना चंद्रशेखर रावण के घर, उनसे जाके धन्यवाद करना, उनका शुक्रिया अदा करना, उनसे मिलना, ये सारी चीज़ें जो है ना ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये जयंत चौधरी फोकस्ड हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों और गुर्जर पे। और जब वो जाटों और गुर्जर को पे फोकस करेंगे तो 2024 की लोकसभा में उनको बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन एक चीज़ है, जब मायावती नहीं लड़ रही हैं तब तो चंद्रशेखर रावण अपना वोट ट्रांसफ़र करा सकते हैं, लेकिन अगर हाथी निशान है तब फिर वोटों का ट्रांसफ़र कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बल्कि मैं तो उसे असंभव के रूप में देखता हूँ कि अगर हाथी मौजूद है तो फिर वो आसान नहीं है कि उस वोट को आप हाथी की जगह नल की तरफ मोड़ सकें। ऐसे में मुझे लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद की जो एंट्री है और इमरान मसूद का जो संबंध है विशेषकर चंद्रशेखर रावण से या जयंत चौधरी से या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं से, वो उसकी वजह पर पारिवारिक पृष्ठभूमि है। चूँकि काजी रशीद मसूद चौधरी चरण सिंह के बहुत करीबी हुआ करते थे और कौकब हमीद और उनका परिवार, चौधरी रशीद मसूद और इमरान मसूद का रिश्तेदार और करीबी अजीज़ और सारी चीज़ें उनके अंदर हैं संबंध। उसके अलावा तमाम और दूसरे लोग, तो वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करके मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में तब नतीजे बदल सकते हैं जब मुस्लिम, जाटों, गुर्जर और जाट इसका मजबूत समीकरण बने। और ये समीकरण तभी बन सकता है जब बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा हो। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन अगर होता है, क्योंकि मुझे याद है एक बार चौधरी अजीत सिंह के ज़माने में जब मुलायम सिंह यादव से गठबंधन न करके उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव उनको कम सीटें दे रहे थे, तो कांग्रेस जो है वो उसने स्वीप कर लिया था, 16 सीटें जीत गई थी कांग्रेस पार्टी। तो वो चीज़ जो है उस क्षेत्र की ऐसी है कि वहाँ का मुस्लिम मतदाता, वहाँ का जाटों मतदाता, वहाँ का जाट मतदाता, वहाँ का गुर्जर मतदाता अगर एक प्लेटफॉर्म पर एक पार्टी में आता है तो आप समझिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर कोई उनसे लड़ नहीं सकता, कोई उनका मतलब उनका बाल नहीं बांका कर सकता है राजनीतिक मैदान में। तो ये एक बड़ा संकेत है। और मैं अभी मैं जब अपनी बात ख़त्म करूँगा तो जयंत चौधरी का वो वीडियो ज़रूर देखेगा जो उन्होंने राज्यसभा में भाषण किया है। वो वीडियो ये इशारा करने के लिए, बताने के लिए काफ़ी है कि कॉन्फिडेंस देखिए कि इधर काउंटिंग की शुरुआत हो रही थी, उधर वो राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे और वहाँ भी किसानों का मुद्दा उठा रहे थे। ये एक अच्छे राजनेता की पहचान है जो जयंत चौधरी में बहुत मजबूती से उभरते हुए राजनेता के रूप में देखी जा रही है और अपने दादा के गुण उनमें नज़र आ रहे हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। और ये वीडियो जरूर देखेगा जयंत चौधरी की राज्यसभा की कार्रवाई में भाषण। जयंत चौधरी महोदय, बहुत भारी मन से और मजबूरी में इस विषय को यहाँ सदन में रख रहा हूँ। मैं जिक्र कर रहा हूँ 3 अक्टूबर 2021 का, जहाँ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में तिकनिया में आंदोलनकारियों पे पीछे से एक गाड़ी आती है और उन्हें रौंद के चली जाती है। ये ऐसी घटना है जिसे लखीमपुर नरसंहार से के नाम से पूरे देश में जिसकी चर्चा बनी और देश के किसानों को इस घटना ने झकझोर करके रख दिया। गौर करने की बात यह है कि 1 दिसंबर 2022 अभी जो शीतकालीन सत्र विधानसभा में चला है, हमारे ही दल के विधानमंडल नेता विधायक श्री राजपाल बालियान जी ने, सेट का सब्जेक्ट नहीं है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उन्होंने मांग रखी, उन्होंने एक प्रश्न पूछा मुख्यमंत्री जी से। धन्यवाद सभापति जी, कोई भी बात असंसदीय में नहीं करूंगा तो आपका अधिकार बनता है। अतारांकित प्रश्न मुख्यमंत्री जी से पूछा गया और ये पूछा गया कि क्या जो घायल किसान हैं उनको सरकार की तरफ से कोई सरकारी मुआवजा मिला है, क्या जो मृतक किसान थे इस घटना में उनके परिजनों को कोई सरकारी नौकरी दी गई। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि खुद सरकार ने यह वादा इस घटनाक्रम के बाद वहां किसानों के बीच पहुंचकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर यह वादा किया था कि 10 लाख रुपए का मुआवजा हर एक घायल को दिया जाएगा। जो 4 मृतक किसान थे उनके परिवारजनों में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। 1 साल बीत चुका है लेकिन अब तक सरकारी कार्रवाई इस पर कुछ हुई नहीं है।
मुख्यमंत्री जी का खुद इस पे जवाब आया कि ऐसी कार्रवाई प्रदेश सरकार अब तक नहीं ले पाई है। तो मैं मांग करना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, यहाँ सदन के नेता भी मौजूद थे, इन्हें सवाल पूछना चाहिए क्योंकि बहुमत की सरकार आप ही की प्रदेश में है, उनसे जवाब मांगिए अब तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। क्योंकि ये बात हमारी आपकी नहीं है, ये बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, ये बात हमारी आपकी नहीं है। सरकार पे जनता विश्वास क्यों करे अगर आप सरकार वादे पूरे नहीं करेगी। धन्यवाद। तो बने रहिए राजपथ के साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।